द कहानीबाज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है बनारस टॉकीज। अब तक बनारस टॉकीज के 8 एपिसोड हो चुके हैं और आज 9वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। चौथे सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने वाले थे। अमूमन जब सभी लोग पढ़ाई में व्यस्त होते हैं तब कुछ लोगों को अटेंडेंस का ख्याल आता है। आपके नंबर 75% हो ना हो, अटेंडेंस 75% जरूर होना चाहिए। इसीलिए शुरुआती दौर की सारी तैयारियां कर ली गई थी। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लिए गए थे। अटेंडेंस क्लर्क से भी बात हो गई थी, मगर फिर भी अटेंडेंस कम ही हो रहे थे और सबसे कम अटेंडेंस अभय कुमार के क्लास में थी। सो उनके चेंबर के आगे माथा का दरबार लगा। पता नहीं अटेंडेंस देंगे कि नहीं। दादा का अस्थमा बढ़ रहा था। ना ही डर लगता है तो क्लास क्या करो, जवर्धन ने चिढ़ते हुए कहा। तुम अब चेंबर के बाहर ज्ञान मत दो, दादा ने अस्थालीन का फौं खींचते हुए कहा। अटेंडेंस दे देंगे भाई, मेडिकल सर्टिफिकेट अब की बार एकदम ओरिजिनल है, चिंता मत करो। मैंने कहा, अरे दुबे जी आप भी लाइन में हैं क्या? जवर्धन ने दुबे जी को आते देख कर कहा। हाँ भाई, थोड़ा सा कम रह गया है, इसीलिए सोचे कि मिल लेते हैं, दुबे जी ने छाता बंद करते हुए कहा। लेकिन अभय सर तो आपसे खासे नाराज रहते हैं, आपका अटेंडेंस बनाएंगे? मैंने शक जाहिर किया। मेरा ही बनाएंगे, आप लोग अपना सोचिए, दुबे ने हमें लाजवाब कर दिया। अभी हम लोग आपस में यह बात कर रहे थे कि और कितने प्रोफेसरों से मिलना पड़ेगा, तभी अभय सर की आवाज आई। क्यों भाई, why are all of you being standing there? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। चेंबर में घुसते हुए हमने एक साथ कहा। हाँ बोलिए, आप लोगों का अटेंडेंस बाकी है ना? अभय सर ने पूछा। नो सर, प्रेजेंटेशन तो हम दे चुके हैं, जवर्धन ने कहा। फिर? अभय सर ने पूछा। सर अटेंडेंस। मैंने अभी इतना ही कहा था। देखिए, आई डोंट वॉन्ट टू बीइंग रूड टू यू। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कहूं, आप लोग प्लीज चले जाएं। अभय सर ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सर आई वॉज डाउन विथ जॉन्डिस, मैंने कहा। क्या नाम है आपका? अभय सर ने पेंसिल का इशारा मेरी तरफ करते हुए पूछा। सर सूरज, मैंने कहा। सूरज, पिछली बार भी आपको जॉन्डिस ही हुआ था ना? उन्होंने अपना रजिस्टर देखते हुए कहा। जी सर। और फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने यही बहाना किया था। जहां तक मेरी समझ है, इंसान को 2 दफे से ज्यादा जॉन्डिस हो ही नहीं सकता। अभय सर ने पेंसिल से हवा में 2 लिखते हुए कहा। सर अब की बार हेपेटाइटिस बी की भी शिकायत थी, यहीं एडमिट भी थे, आप चाहे तो मेडिकल सर्टिफिकेट देख सकते हैं सर, मैंने एक सांस में कहा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे आपकी कोशिश पर पूरा भरोसा है। वैसे भी आप तो हेपेटाइटिस के मरीज हैं, आपको तो दुआओं की भी जरूरत है। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। प्लीज जाइए और एग्जाम की तैयारी कीजिए, अभय सर ने तंज में कहा। थैंक्स सर। मुझे इनके तानों की परवाह नहीं थी, मेरा काम हो गया था। आपको कौन सा रोग हुआ था दुबे जी? अभय सर दुबे जी की ओर मुड़े। सर हम बहुत गरीब और अपाहिज भी हैं। आपका क्लास हमेशा लंच के बाद होता है। हम पैदल ही लंच करने हॉस्टल जाते हैं और पैदल वापस आते हैं। हम गरीब हैं, इसीलिए रिक्शा नहीं कर सकते और पैर में लकवा है, इसीलिए तेज नहीं चल सकते। जब तक हम फैकल्टी पहुंचते हैं तब तक आपका क्लास शुरू हो जाता है और आप ही कहते हैं कि जब मैं पढ़ता रहूं तो कोई क्लास में ना घुसे, इसीलिए
आपकी बात रखते हुए हम क्लास में नहीं घुसते हैं, इसी वजह से अटेंडेंस कम हो गया सर। दुबे जी ने अभय सर को मौका दिए बिना अपनी बात रोते हुए पूरी की। अभय सर कुछ देर तक दुबे को देखते रह गए, कुछ कह नहीं पाए। जब कहा तो बस यह कि ठीक है, अब की बार आपको प्रेजेंट कर देता हूँ, अगली बार आई विल मेक इट श्योर कि मेरा क्लास लंच के ठीक बाद ना हो। सर माय नेम इज जयवर्धन शर्मा। जयवर्धन के इतना कहते ही अभय सर भड़क गए। तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से, दिन भर बाइक लेके फैकल्टी का लंका और लंका टू फैकल्टी करते रहते हो। क्या करते हो? सवारी ढूंढते हो? बेशर्मो, अगर सवारी भी ढूंढते तो 2 पैसे के आदमी होते। दफा हो जाओ। अभय सर फाइल बंद करते हुए बोले। चलो भाई, तो गर्मा गया, जयवर्धन ने धीरे से कान में कहा और हम सब बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही मैंने चुटकी लेते हुए कहा, देखा, इसको कहते हैं इंप्रेशन। हाँ राजा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जयवर्धन ने धीरे से कहा, डाल लो अपना इंप्रेशन। अभी श्रीवास्तव सर के पास चल रहे हैं ना, देखते हैं किसका इंप्रेशन काम करता है, दादा ने खींचते हुए कहा। दरअसल श्रीवास्तव सर की दादा ने बहुत मदद की थी। एक बार उनकी माँ की तबीयत खराब होने पर दादा उन्हें अपने बाइक पर बैठाकर हॉस्पिटल ले गया था और रात भर उनके साथ रुका भी था। इस वजह से श्रीवास्तव सर उस पर विश्वास करते थे। गुड मॉर्निंग सर, हमने श्रीवास्तव सर के चेंबर में घुसते ही एक साथ कहा। दुबे जी ने एकदम कदम आगे बढ़ाते हुए उनके पैर छू लिए। अरे अनुराग, कहाँ थे तुम? पिछले 1 महीने से क्लास में नहीं दिखे। श्रीवास्तव सर ने अचरज से पूछा। सर तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, दादा ने सिर नीचे करते हुए कहा। ओह, अभी तो ठीक है, बताओ कैसे आए हो? सर अटेंडेंस थोड़ा कम हो रहा है, दादा ने धीरे से कहा। ओके, मैं देख लेता हूं, तुम एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे देना। और बताओ? सर मेरा भी यही केस है, क्या मैं भी मेडिकल सर्टिफिकेट दे दूं? जयवर्धन अब की मौका चूकना नहीं चाहता था। यस, श्रीवास्तव सर ने जयवर्धन की ओर देखते हुए मुझे देखा। आपकी क्या समस्या है? श्रीवास्तव सर ने मुझसे कहा। सर आई वॉज डाउन विथ जॉन्डिस। मैंने फिर वही अंग्रेजी दोहराई। तो श्रीवास्तव सर ने छोटा सा सवाल किया। सर इसीलिए अटेंडेंस कम हो गया, मैं अब अंग्रेजी भूल गया था। कम हो गया? आपका अटेंडेंस कम हो गया? आप तो सारे क्लास का अटेंडेंस बनाते हैं, आपका अटेंडेंस कैसे कम हो गया? श्रीवास्तव सर ने ताना कसा। सर मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था, आप मेडिकल सर्टिफिकेट देख सकते हैं, मैंने धीरे से कहा। आप एक दिन में 3 पहचान बदल सकते हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट कौन सी बड़ी बात है? मैं आपका एप्लीकेशन कंसीडर नहीं कर सकता, श्रीवास्तव सर ने कहा। अब मैं लाजवाब सा खड़ा था, दादा और जयवर्धन बस मुस्कुरा रहे थे। अरे दुबे जी, आप भी लाइन में हैं क्या? काफी दिनों से आप भी क्लास में नहीं दिखे। श्रीवास्तव सर अब दुबे जी से मुखातिब हुए। नहीं सर, हम तो बस आशीर्वाद लेने और प्रसाद देने आए, दुबे ने बड़े विश्वास से कहा। कैसा प्रसाद दुबे जी? सर ने पूछा। पिछले महीने अपनी माँ को लेकर काली घाट का दर्शन कराने गए थे। दरअसल काली माँ उनके सपने में आई थी और दर्शन करने के लिए कहीं थी। अब हम तो एक पैर के आदमी, जो काम 2 दिन में होना चाहिए उसमें 10 दिन लग जाता है, बस सीधे वहीं से आ रहे हैं। आपके लिए प्रसाद भी लाए हैं, लीजिए सर। दुबे जी ने दाहिने हाथ से प्रसाद श्रीवास्तव सर को देते हुए कहा। अच्छा, इसी कारण इधर क्लास में नहीं दिख रहे थे। कोई बात नहीं, काली माँ की कृपा से सब अच्छा होगा। जाइए, जाकर एग्जाम की तैयारी कीजिए। श्रीवास्तव सर ने प्रसाद माथे से लगाते हुए उसे एक पुड़िया में रख दिया। दुबे जी के साथ साथ हम लोग भी बाहर निकल आए। लो बेटा, हो गया हिसाब बराबर, उधर हमारा नहीं बना, इधर तुम्हारा नहीं बना, दादा ने कहा। हाँ चलो, एक जगह भी तो हो गया तो एग्जाम तो दे ही पाएंगे। लेकिन दुबे कैसे दोनों जगह बनवा लिया? मैंने पूछा। दुबे क्या गेम खेल रहे थे बे, प्रसाद का? जयवर्धन ने दुबे को धमकाते हुए पूछा। कुछ नहीं, गेम क्या था,
श्रीवास्तव सर के चैम्बर में घुसते ही देखे कि उनके सेल्फ में काली जी का एक फोटो रखा हुआ है तो समझ गए कि श्रीवास्तव सर काली जी के भक्त हैं। बस कहानी बना दी है। दुबे जी ने फैकल्टी से बाहर निकलते हुए कहा, और प्रसाद? प्रसाद कहाँ साहब है? झूठ बोलता है, दादा ने कहा। कौन सा प्रसाद? कैसा प्रसाद? गांव से चूड़ा खाते खाते आए थे, जेब में पड़ा था, वही निकाल के दे दिए। दुबे जी हमें सख्ते में छोड़ आराम से रिक्शा पकड़कर निकल गए। कैसा हुआ पेपर? एग्जाम हॉल से निकलते ही दादा ने पूछा। कंपनी लॉ का पेपर बढ़िया हुआ भाई, मैंने कहा। जबरदन कहाँ है बे? मैंने चारों ओर देखते हुए पूछा। भीतर में इनविजिलेटर से भिड़ा हुआ है कि एग्जाम का घंटी 1:30 से बजा था तो उसको 10 मिनट और मिलना चाहिए, दादा ने हंसते हुए कहा। उसको तो देर होगा आने में। ऐसा करते हैं, चल कैंटीन में चाय पीते हैं, मैंने दादा से कहा और हम दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए। कैंटीन में पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे। तभी मेरी नज़र 4 में से 3 खाली कुर्सियों पर पड़ी। एक पर दुबे जी बैठे हुए थे। हमने वही बैठना मुनासिब समझा। और दुबे जी, पेपर कैसा हुआ? मैंने बैठते ही दुबे से पूछा। अरे टनाटन, एक शब्द का जवाब आया। मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, दादा ने बैठते हुए कहा। क्यों? कंपनी लॉ तो तेरा बीकॉम का भी पढ़ा हुआ है, मैंने कहा। इसीलिए तो टाइप ऑफ शेयर वाले क्वेश्चन में सारा टाइप नहीं लिख पाए। सारा याद था पर इतना लंबा हो गया कि टाइम ही नहीं मिला, दादा ने हाथ मलते हुए कहा। हमको तो जितना आया उतना ही लिखे भाई। ये तुम लोग किस सवाल की बात कर रहे हो भाई? दुबे जी ने बड़े अचरज से पूछा। अरे क्वेश्चन नंबर 5, टाइप्स ऑफ शेयर, मैंने कहा। भाई दुबे गड़बड़ा जाएगा, वो हिंदी में पेपर देता है, उसको हिंदी में बताओ, दादा ने कहा। ओ हाँ, सॉरी दुबे जी, 5 नंबर सवाल था ना। अंशों से आप क्या समझते हैं और इनके प्रकार बताइए। अंशों के प्रकार पूछा था। दुबे जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। हाँ, तो आप क्या समझे? मैंने कहा। इसकी बेटी मो, इसीलिए तो नंबर नहीं आ रहा है। सवाल आया अंशों के प्रकार तो लिख के आए हंसों के प्रकार, कहाँ से नंबर आएगा? दुबे जी ने चिंतित होकर कहा। क्या? हंसों के प्रकार? अरे बाप रे, तुम्हें हंसाओ मत, चला तुम भागो यहां से। दादा हंसते हंसते जमीन पर गिर गया था। कौन कौन सा प्रकार लिखे दुबे जी? मैंने हंसी दबाते हुए पूछा। राजहंस, पवन हंस, मुक्त हंस, दुबे जी के पास पूरी लिस्ट थी। भगाओ भगाओ, इसको भगाओ। दादा अब जमीन पर लौट रहा था। उसे हंसी का दौरा आया हुआ था। वो भूल गया था कि वो कैंटीन में है। तुम साला, तुम आत्महत्या की थैली हो मेरे दोस्त। देखो उधर दादा हंसते हंसते मर रहा है। खैर उसको छोड़ो, कुछ नया हालचाल बताओ, मैंने हंसी रोकते हुए पूछा। तुम्हारा लंका पे झगड़ा हुआ था ना? दुबे ने अचानक ही कहा। तुमको कैसे पता? मेरी हंसी गायब थी। प्रॉक्टर वाला तिवारी बता रहा था और पूछ भी रहा था तुम्हारे बारे में, दुबे ने कहा। और क्या कह रहा था? मैंने पूछा। कह रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या उसे भी नहीं पता, दुबे जी ने चाय खत्म करते हुए कहा। शिखा के साथ डेट की वजह से अब मेरी शाम अक्सर 80 घाट पर या फिर मधुबन या फिर किसी रेस्तरां में गुजरती। शिखा के साथ ज्यादा समय देने के कारण मैं अपने दोस्तों को समय नहीं दे पा रहा था। इस बात का मलाल दादा और जबरदन को भी था, मगर उन्हें प्रोजेक्ट्स की भी चिंता थी जो कि हम तीनों शिखा से लेकर ही बनाते थे, इसीलिए उन्होंने कभी नहीं टोका। हाँ, हंसी मजाक में अक्सर दोस्त दोस्त ना रहा के ताने देते थे। ऐसी ही एक शाम जब मैं शिखा से मिलकर लौटा तो जबरदन सिर पकड़ के बैठा था। माथा पकड़ के काहे बैठे हो मालिक? मैंने जबरदन को देखते हुए पूछा। जबरदन भाई टेंशन में है, दादा ने स्पोर्ट्स स्टार पढ़ते हुए कहा। क्या हुआ? सब ठीक तो है?
रिजल्ट तो नहीं निकल गया? मैंने परेशान होकर पूछा। उन्हीं से पूछ लो, दादा ने कहा। क्या हुआ बे? मैंने पूछा। सब लोग तुम लोग के कारण हुआ है। जवर्धन गुस्साया हुआ था। अब बोलेगा क्या हुआ? मैंने भी गुस्से में कहा। हम बताते हैं, दादा ने कहा। हम लोग कल जब क्लास कर रहे थे तब भाई सीनियर्स के साथ यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। अंडा पे आउट हो गए तो ताव में आ गए और सीनियर्स को चैलेंज कर दिए क्रिकेट मैच का। साला दुर्ती फुर्ती बॉल फेंक के पैर में मार दिया और सब कहता है LBW। अब बताओ, हॉस्टल में कोई LBW होता है क्या? जवर्धन ने कहा। तो तुम ताव पे काहे चढ़ जाता है भाई? मैंने डांटते हुए कहा। तो क्या घंटा पे चढ़े? बोलता है सबके जूनियर्स लोग को लड़की के पीछे बाइक दौड़ाने के अलावा और कुछ नहीं आता है। सब तुम लोग के कारण हुआ है। जवर्धन ने दुखती रग पर चोट की। ऐसा बोला? मैंने कहा। ना, हम बहुचट बैठे हैं ना यहां पर कहानी बनाने के लिए। ठीक कहते बाबूजी कि भले संग रहोगे खाओगे बीड़ा पान, बुरे संग रहोगे फूटेगा मुंह कान। जवर्धन उदास भी था। ठीक किया राजा, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं है, सबको बताना पड़ेगा, दादा ने जवर्धन का पक्ष लेते हुए कहा। घंटाई राजा राजा मत बोला करो, लगता है मस्त राम की हीरोइन पुकार रही है। अभी वैसे ही दिमाग गर्म है। जवर्धन परेशान था। और लड़की के पीछे बाइक घुमाने वाला बात कौन साला बोल रहा था? मैंने पूछा। अबे चुप करो यार, जहां लड़की का बात आया वहीं साला पैर घुसाने लगेगा। क्रिकेट की सोचो, अब ठन गया है तो ठन गया है, दादा ने कहा। वो तुम्हारा काम है, तुम सोचो, मैंने स्पोर्ट्स स्टार छीनते हुए कहा। किस दिन रखा है मैच? दादा ने पूछा। रविवार को, जवर्धन ने उठते हुए कहा। क्रिकेट भगवान दास हॉस्टल में हर शाम खेली जाती थी, जिसमें सीनियर्स और जूनियर्स सब मिलकर खेलते थे। मगर भगवान दास से बाहर किसी मैदान में सीनियर्स के खिलाफ खेलना कई लोगों को पसंद नहीं था। इसके कई कारण थे। सीनियर्स की गुड बुक में रहना ताकि पढ़ाई खत्म होने के बाद प्लेसमेंट में मदद मिल सके। मुरली सर के सामने खेलने का डर, जिससे कि वह यह न समझ लें कि लोग पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं है। प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशन समय पर ना देने का डर। इन्हीं डर अगर मगर से गुजरकर 11 प्लेयर्स इकट्ठा करने में बहुत समस्या आई, लेकिन हमने आखिरकार 11 लोगों को राजी कर ही लिया। दादा, सूरज यानी मैं, अमित, निर्भय, गुंजन, जवर्धन, नवेंदु, कमलेश, कौंजुम, आशीष और विनीत हो गए पूरे 11। दादा ने अपनी जिंदगी में अगर किसी चीज को गंभीरता से लिया था तो वो थी क्रिकेट। यह बात उसके साथ इतने दिनों से रहते हुए मुझे समझ आ गई थी। हमने कभी कॉमन रूम में क्रिकेट नहीं देखा। कारण यह था कि वह क्रिकेट देखते समय किसी भी तरह का मजाक पसंद नहीं करता था। क्रिकेट को लेकर वह बेहद भावुक और समर्पित था। इसीलिए इस मैच की टेंशन भी उसे ही सबसे ज्यादा थी, जवर्धन से भी ज्यादा। वो पिछली रात भी ठीक से सोया नहीं था और आज भी जब मैंने उसे कमरे में बेतरतीब टहलते देखा तो मैं उसे लेकर 80 घाट चलाया। 80 घाट, बेवजह परेशान राहों का घाट। भैया 2 चाय, दादा ने 80 घाट पहुंचते ही कहा। भुंजा भी बोल दो, मैंने दादा को चिढ़ाया। अक्सर मैं यह बात तब कहता था जब मुझे माहौल हल्का करना होता। आज भी मैंने यही सोचकर कहा, मगर दादा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एम्पायर कौन बनेगा बे? दादा ने मुझे अनसुना करते हुए पूछा। मुरली सर और कोई एक हॉस्टल स्टाफ, मैंने कहा। तभी कल से सीनियर्स मुरली सर के आगे पीछे किए हुए हैं, दादा ने चाय का कुल्हड़ लेते हुए कहा। तो क्या हुआ? मैंने दादा से चाय ली। अबे हार गए ना तो सीनियर सब जीना हराम कर देगा। कल से ताना मार रहा है कि पूरी इंडिया से टीम चुनी गई है, ऊपर से कोई गेम प्लान भी नहीं है, दादा ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। तो गेम प्लान क्या बनाना है? जाएंगे और खेलेंगे, मैंने चाय की घूंट लेते हुए कहा। हाँ, और हार के आ जाएंगे। साला 11 का 11 प्लेयर नमूना है। एक LBW को LPW बोलता है और तुमको लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ में अंतर ही नहीं पता है। कौंजुमुआ कौन जाने मणिपुरी में बोलता है कि नेपाली में। सब साला खेप खेला का प्लेयर है। आउट होने के बाद कहीं मारपीट मत कर ले, ऊपर से कप्तान हमको बना दिए हो। दादा बहुत ज़्यादा चिंतित था। टेंशन मत करो,
हम लोग ही जीतेंगे। अबे शिखा, मैंने नीचे देखते हुए कहा। अब शिखा से क्रिकेट भी खिलाओगे क्या? क्रिकेट में शिखा कहाँ से आ गई बे? दादा ने खींचते हुए कहा। नीचे देख, भोकाल चाट वाले के यहाँ चाट खा रही है, मैंने कहा। जाओ राजा, हमारे कर्म में अकेले ही प्लान बनाना लिखा है, दादा ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, वो लंका पर झगड़े वाली घटना के बाद से फैकल्टी के बाहर बात करना नहीं चाहती और हम भी अवॉइड करते हैं, मैंने कहा। वैसे भी हो नहीं पाता प्रेमालाप। उधर देखो, जयवर्धन बाबा भी आ रहे हैं, दादा ने कहा। जयवर्धन 80 घाट के साइकिल स्टैंड में साइकिल लगा रहा था। साइकिल किसी से मांगी हुई थी। जयवर्धन किसी से मांग कर अगर इतनी जल्दी 80 घाट आया है तो इसका सीधा मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता तो जयवर्धन हमारे हॉस्टल लौटने का इंतजार करता, मगर ऐसा नहीं था। वह भी 80 घाट आ गया था। तुम इधर कहाँ बे? दादा ने आते ही जयवर्धन से पूछा। साला उधर टेंशन हो गया और तुम लोग यहाँ पिया पी खेल रहे हो। चित मोरा चंचल जिया उदास, मन अटका है यार जी के पास। देखो तो उधर चाट खाया जा रहा है और इधर लाल टपकाया जा रहा है, जयवर्धन ने एक सांस में कहा। मुंह पिलाई ना करो और बताओ क्या टेंशन हुआ है, मैंने कहा। दादा पहले चाट खिलाओ ना, जयवर्धन ने कहा। आज तो हम खिला देंगे, चल, मैंने कहा। भोकाल भाई 3 प्लेट चाट, दादा ने पहुंचते ही चाट वाले से कहा। और पैसा 5 प्लेट का काटिएगा, जयवर्धन ने शिखा और उसकी फ्रेंड को भी जोड़ लिया था। अबे तुम बता ही नहीं क्या टेंशन हुआ है, दादा ने पूछा। आशीष राय खेलने से मना कर दिया है, जयवर्धन ने कहा। क्यों? मैंने शिखा को देखते हुए पूछा। बोलता है एग्जाम नज़दीक आ गया है, हम अपने पापा से वादा करके आए हैं कि गोल्ड मेडल लिए बिना घर नहीं आएंगे, इसलिए उसको पढ़ना है, जयवर्धन ने चाट खाते हुए कहा। हम भी तो अपने मम्मी से वादा करके आए हैं कि तुम्हारे लिए बहू लिए बिना मुंह नहीं दिखाएंगे, मैंने शिखा से नज़र हटाए बगैर कहा। तो यहीं फेरा लगवा लो, पंडित भी है, बाराती भी है, जयवर्धन ने चुलह की। दुल्हन राजी नहीं है ना भाई, मैंने शिखा की ओर इशारा करते हुए कहा, जो अब जा रही थी। बकैती बंद करो और सोचो कि अब क्या करेंगे, दादा ने कहा। हाय, यहाँ डकैती हो गया दिल पे और तुमको बकैती लग रहा है, मैंने चाट खत्म करते हुए कहा। तुम लोग हंसोगे नहीं तो एक सॉल्यूशन है, जयवर्धन ने कहा। बोलो राजा, मैंने दूर तक जाती शिखा को देखते हुए कहा, जिसके पलट कर देखने की उम्मीद मुझे अब भी थी। मूस, अपना मैस बॉय, उसको ले लेते हैं, जयवर्धन ने कहा। मूस? अबे मूस क्या खेलेगा, दादा ने आश्चर्य से पूछा। और नवेंदु क्या खेलेगा? हम लोग के 11 का आंकड़ा पूरा करना है, और वैसे भी जब हम 10 कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे तो 11वें से उम्मीद बेमानी होगी, जयवर्धन ने कहा। क्या बोलता है सूरज, दादा ने मुझसे पूछा। किसी को रख लो यार, मेरा तो गृहस्थी उजड़ गया, लड़की चाट का पैसा दे के चली गई, मैंने उदास होकर कहा। मर जाओ साले लड़की के चक्कर में, एक वो लड़की है कि एक बार देखी तक नहीं, एक ये देवानंद है, ऐसे त्राटक लगाए ताक रहे थे कि आज ही समाधि ले लेंगे, जयवर्धन ने गुस्साते हुए कहा। अरे हम सब सुन रहे थे भाई, ठीक है मूसी खेलेगा, मैंने मुहर लगा दी। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब इस कहानी के और भी एपिसोड्स बाकी है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें द कहानी बाज। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the